स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत का तीसरा चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पाद तक। मतलब भोजन कैसे एक जगह हम कलेक्ट करते थे और उसके उत्पादन का क्या तरीका था, पूरा पाषाण काल से लेके अब तक का, और पूरा पाषाण काल में कैसे स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कहानी से स्टार्ट होगा और ये है न्यूनो का भोजन। आज न्यूनो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते न्यूनो को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों था? मतलब नोइनो जो है वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, ऐसा इसके खाने की जो डिश है उससे पता चल रहा है। और ये कुछ दिन पहले अपने स्कूल की तरफ से मध्य प्रदेश की पिकनिक में गई थी और वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है मसालेदार खाने मिले थे। तो इस पे वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों था। तो इसी पे हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न-भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न-भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे जो भारत में अगर इसे देखें तो जो उत्तरी भारत है वहाँ पे हमें मुख्य रूप से गेहूँ की फसल मिलती है, ठीक है? और जो पश्चिमी भारत है जैसे गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको सोयाबीन, मूँगफली और जो पश्चिमी भारत का सटा हुआ स्टेट है साउथ साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको कपास के खेती देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो हमारी फसलें हैं वो हमारे जलवायु पे निर्भर करती हैं, ठीक है? जैसे धान की खेती के लिए और गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे दक्षिण भारत है तो वहाँ पे आपको मसाले, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पे आपको मसालों की खेती देखने को मिलेगी। जैसे इलायची, लौंग, पान, सुपारी, इन सब की आपको वहाँ पे खेती देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु में पूरे साल भर वहाँ की जो जलवायु है वो थ्रू आउट ईयर लगभग सेम रहती है। लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेके और 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहाँ पे रहता है। तो वो जो कंडीशन है वो मसाले के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए वहाँ पे मसाले की खेती होती है। और जो उत्तरी भारत है यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। तो इसलिए जो धान की खेती है वो उत्तरी भारत में बहुतायत होती है, क्योंकि उसे हाई टेम्परेचर भी चाहिए और अधिक वर्षा भी चाहिए। और जो गेहूँ की खेती है उसके लिए जो है ठंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तरी भारत में ठंड बहुत अधिक पड़ती है, जैसे पंजाब का जो क्षेत्र हो गया और यूपी का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र। तो इस तरह से इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी की अधिक सहजतापूर्वक जीवित रहते हैं। अब जैसे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, जो उत्तर भारत का जो टॉप मतलब कश्मीर है, लद्दाख है, लेह है, वहाँ पे आपको भेड़ बकरियाँ और याक मिलते हैं, जहाँ पे क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत ड्राई है, मतलब ठंडी तो है लेकिन वहाँ में ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो इस क्षेत्र में ऐसे जानवर बहुतायत मिलते हैं जो ठंडी या जो ठंड को बियर कर सकें, सहन कर सकें। तो ऐसा देखने को मिलता है। और हमने ये चीज़ इस बात को हमने अध्याय 2 में ही देख चुके हैं। ठीक है? फिर हम देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई। आज हम जिस स्तर पे हैं खेती और पशुपालन के मामले में, उसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पे बात करने के लिए
ये पैराग्राफ बता रहा है। दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग अपने वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ-कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से गिरकर टूट कर गिरते हैं, गिरे बीज का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। मतलब ये सब प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, उस आज हम एक-एक चीज़ बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में ये भी जानना बहुत बड़ी बात थी कि बीज कैसे अपने डंठल से अलग होकर गिरते हैं, बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो इन सब अ, बातों को जानने के लिए इस अध्याय में बताया गया है और कैसे इसकी देखभाल की जाती थी। उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, ऐसा माना जाता है। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें। आज भी हम देखते हैं, गाँव में देखिए अगर आप, तो वहाँ पे जानवरों से बचाने के लिए अ, कटीलेदार तार लगा देते हैं और चिड़ियों से बचाने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए लोग पटाखे का इस्तेमाल करते हैं। अ, टीन शेड लगा के उसे बजाते हैं समय-समय पे। इस तरह से आज के समय में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उस ज़माने में इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता था या करते थे? अगर नहीं किए होते तो आज तक ये चीज़ें परंपरा आज तक ये सस्टेन नहीं हो पाती। ठीक है? तो इस तरह से धीरे-धीरे वे क्या हुए कृषक बन गए और इसी तरह लोगों ने अपने घर के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। पालतू जानवर कैसे बने? इस पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए। यहाँ पे पशुपालक कैसे बने, उस पे बात की गई है। सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाया क्योंकि कुत्ता जो है वो उन्हें जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता था। क्योंकि कुत्ते कुछ भी एक्टिविटी देखते हैं तो वे भौंकना शुरू करते हैं। इससे उन्हें आभास हो जाता था कि हमारे अगल-बगल कुछ जंगली जानवर या कुछ लोग आए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया और धीरे-धीरे वे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर को धीरे-धीरे आकर्षित किए और उत्साहित किए और फिर उन्हें अपना पालतू जानवर बनाया और वे पशुपालक बन गए धीरे-धीरे। ठीक है? क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जानवरों से बचने के लिए सबसे पहले जंगली जानवरों से बचने के लिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया और इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है? बचने की प्रक्रिया क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और अन्य जानवरों से भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है बचने की प्रक्रिया, पौधे उगाना और जानवरों को पालने की प्रक्रिया को ही बचने की क्रिया कहते हैं। और जो जानवर हम पालते हैं, अगर स्पीड थोड़ी भी ज़्यादा हो, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में या अभी इसे सही करेंगे। तो इस वजह से बचने की प्रक्रिया हमारे मानव सभ्यता में प्रकाश में आई और वे बचने की प्रक्रिया में उन्होंने जंगली जानवर और जंगली पौधों को भी नहीं लिए। जैसे आगे हम अभी इस पे चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। उन्हीं लोग यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों। साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल के रखा जा सके ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें भंडारण करना सुरक्षित हो सके। जैसे आज के समय में धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनका भंडारण जो है आसानी से हम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इसे हम 6 महीने बाद जब इनकी फसल का टाइम हुआ और तब इन्हें अगर हम बोते हैं, तो ये आसानी से उग जाते हैं और इनके डंठल जो हैं, अगर ये पेड़ खड़े रहते हैं पौधे,
तो इनके डंठल मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। दूसरे जानवर इनमें इसमें बहुत कम नुकसान पहुंचा पाते हैं। इस वजह से उस ज़माने में सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाया गया और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई व्यक्ति आपको लोमड़ी या कोई आपको भेड़िया पालता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वे हिंसक होते हैं। तो यहाँ पे अहिंसक हों, साथ ही साथ हमारे लिए वे लाभदायक हों। पशुपालन आय का स्रोत आगे चल के बना, इसे हम पढ़ेंगे। और इस तरह से कृषि के लिए और पशुपालन हमारे मानव सभ्यता में प्रकाश में आई। पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। ऐसा क्यों हुआ? धीरे-धीरे भिन्न इसलिए होते गए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदला। वे जंगल के एनवायरनमेंट से दूर होके वे समाज में एक जो कि पारिवारिक समाज था, उस उनके साथ वे घुल-मिल गए और वहाँ की रहन-सहन और जंगल के रहन-सहन में डिफरेंस हुआ, जिससे उनके प्रोजेनी में धीरे-धीरे भिन्नता आती चली गई और वे पूरी तरह से पालतू बन गए। मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दाँत और सींग छोटे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 2 डायग्राम दिया हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये है जो पालतू सूअर का दाँत है और ये है जो जंगली सूअर का दांत है। तो इनमें देखिए कितना बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर में चेंजेज हैं। तो इस तरह से क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर हमेशा मांस ज़्यादातर वो खाते हैं और मांस को खाने के लिए उन्हें चीरने-फाड़ने की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसलिए उनके दांत अधिक पैने और अधिक बड़े थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बचने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई। 12,000 वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं, ये क्वेश्चंस आ सकता है ऑब्जेक्टिव में और पूछेगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से पूछेगा कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई। तो पहला ऑप्शन गेहूं, जौ, धान, मक्का। दूसरा ऑप्शन बाजरा, ज्वार, अ, चना, मटर। इसी तरह से 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से पूछेगा इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ का पालने के लिए उगाने के लिए प्रयोग किया गया और पालने के लिए हम कुत्ते को सबसे पहले प्रयोग में लाए और उसके बाद भेड़ बकरी आए। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये पूछ सकता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन था और सबसे पहले गेहूं और जौ को कृषि के रूप में प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे को उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ गया और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना और जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल के रखना पड़ता था। अब देखिए इसमें ये पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है? ये पैराग्राफ ये बताना चाह रहा है कि किसी भी फसल को जब हम बोते हैं तो उनको पूरा होने में 6 से 8 महीने, साल भर लग सकता है। तो इस वजह से जो मानव जीवन था, पहले शुरू-शुरू में वे एक जगह से दूसरी जगह घूम-घूम के अपना जीवन यापन करते थे और जो कुछ मिलता था उसी में अपना भरण-पोषण करते थे। लेकिन जब उन्होंने कृषि को अपनाया, तो इस वजह से उनमें एक ठहराव आया और वे एक जगह पे रुके और इस तरह से बस्तियाँ बनी। बस्तियाँ बनी, एक नई जीवन शैली का विकास हुआ, आपस में लोगों में कम्युनिकेशन बढ़ा और इसी तरह से वहाँ यही यही वो फ़ेज़ है, जहाँ से एक रिश्ते नाते की शुरुआत हुई और लंबे समय तक लोग एक साथ रहने लगे और क्योंकि उसके रहने का कारण था, वो जानबूझ के नहीं रहे। उनके रहने का कारण ये था कि उनके खाने के लिए सबसे जैसे देखिए जीवन में सबसे
बहुत जरूरी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भोजन रिक्वायरमेंट, और इन दोनों के लिए, इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भोजन की आवश्यकता। तो भोजन यहाँ पे क्या था, उन्होंने जैसे कुछ बोया तो उसको, उसका जो है पौधे पाने के लिए उन्होंने 6 महीने तक उन्होंने मेहनत की, उसके बाद उन्हें मिला। तो इस तरह से उस 6 महीने या साल भर के दरमियान वो वहाँ पे रुके, और धीरे धीरे उन्होंने अपना वहाँ पे घर बनाया और खरपतवार के मिट्टी के झोपड़े बनाए। तो इस तरह से वे एक सामाजिक जीवन में पदार्पण किए, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अनाज जो उगा उसे साल भर खाने के लिए, उसके साथ साथ उसे अगली फसल में बोने के लिए उन्हें भंडारण करना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए उन्होंने सोचा, और बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बर्तन बनाए। आ, मिट्टी के जो बड़े-बड़े जैसे आज आते हैं भंडारण करने के लिए, टीन टीन के या स्टील के जो आते हैं बर्तन, उसी तरह से उस जमाने में मिट्टी के बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गईं, और जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें अच्छी तरह से अ, लीप कर गड्ढा खोद के बनाया गया, और वहां पे वे भंडारण करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे कारण होगा कि भोजन संग्रह करने के लिए वे बर्तन बनाते थे, और उनका प्रयोग जैसे आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान करने के लिए टोकरियों का प्रयोग करते थे, कुछ ढोने के लिए टोकरी का प्रयोग करते थे, इस तरह से इसका प्रयोग किया गया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण है। जानवर क्या है? चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं कि जानवरों को जब वे पाले तो उनमें धीरे-धीरे समझ का विकास हुआ। तो उन्होंने देखा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ ये हमें दूध भी देते हैं, घी भी देते हैं, और इस तरह से उनसे जो मांसाहारी थे, मर जाने पे उसके मांस का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से पता चला कि जानवर एक चलते-फिरते खाद्य भंडार है। तो इसलिए उनका रुझान जानवर पालने की तरफ, पशुपालन की तरफ और बढ़ा, क्योंकि उनके लिए एक अ, भोजन का एक और रिसोर्स पता चल गया, अ, खाद्य पदार्थ के रूप में अनाज के बाद। तो इस तरह से उन्होंने जानवरों को पालने के लिए रुचि दिखाई। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अगर आज के समय में हम देखें, तो जानवरों का कमर्शियल रूप से एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, उनका प्रयोग भी हो रहा है। जैसे आप मुर्गी पोल्ट्री फार्म देख लीजिए, तो इसका बहुत ही कमर्शियल तरीके पे, लेवल पे इसका प्रयोग होता है। भेड़ पालन का कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है, बकरी पालन को कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है। जो ऊन का जो प्रोडक्शन है, वो भेड़ पालन और कुछ बकरियाँ हैं, उनसे भी ऊन, फिर उनके रेशे से ऊन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में हम कर सकते हैं। और भोजन के अतिरिक्त क्या-क्या मिल सकता है? जानवरों की हड्डियों से अ, पाउडर बना के उन्हें खाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से उस उनके लेदर्स चमड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनका हम भोजन के अतिरिक्त जानवरों से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है? इस तरह से हम इसे एक क्लासिफिकेशन करके अपनी क्लास में चर्चा कर सकते हैं, और इस पे हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब यहाँ पे हम ये कह रहा है कि मानचित्र नंबर 14 पे जाइए, मानचित्र 2 और पृष्ठ संख्या 14 पे जाइए, और वहाँ पे आपको कई नीले वर्ग दिखेंगे। इस बिंदु से ही यह जगह दर्शाता है कि जहाँ पे पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, पशुपालक होने के साक्ष्य मिले, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। अभी हम उस पे चर्चा करेंगे। अ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। आइए हम इसके जो डायग्राम है
मानचित्र है उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। ये है डायग्राम। जो पश्चिमोत्तर भाग था ये मेहरगढ़ का भाग था। यहाँ पे आपको अनाज के जले हुए टुकड़े मिले। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे अनाज उगाया गया था। और बुर्जहों जो आजकल कश्मीर का क्षेत्र है यहाँ पे मिला। और यहाँ पे जो आजकल कर्नाटक में है। तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें अनाज के साक्ष्य मिले, अनाज के बीज के टुकड़े मिले, जले हुए टुकड़े मिले। उनके कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अनाज है। तो यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी आपको मिले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में भी अनाज की खेती होती थी और पशुपालक होते थे। ठीक है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जले हुए अनाज के दाने मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने साल तक ये कैसे सुरक्षित रहा। तो वहाँ पे उस सभ्यता का विकास हुआ और वो सभ्यता नष्ट हुई और वे दब गए। और उसके साथ-साथ जब आज उसके पुरातत्व विभागों के द्वारा खुदाई की गई और कार्बन डेटिंग से पता लगाया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्नीक है जिससे किसी भी पुराने अ, वस्तु का या किसी भी पुराने जीव-जंतु के अवशेषों से उसके वास्तविक एज का पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है। इसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ कर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। नीचे तालिका दी गई है, इस पे आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मेहरगढ़ मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये आजकल आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ पे आपको गेहूँ, जौ, बकरी और मवेशी के अवशेष मिले। कोलीडिहवा यह आजकल आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है। जो चावल, जानवर की हड्डियों के टुकड़े मिले। महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले। गुफकाल आधुनिक कश्मीर है। गेहूँ और दलहन मिली। बुरजोहम ये भी आधुनिक कश्मीर है। मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया। यहाँ पे गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी इन सब के अवशेष कुछ न कुछ पाए गए। तो इस तरह से ये उठा के दे सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि मेहरगढ़ में क्या मिला या मेहरगढ़ आधुनिक मानचित्र में कहाँ पे है, उसे हमें पॉइंट आउट करो और उसे हमें बताइए कि ये आजकल कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है या भारत में है या बांग्लादेश में है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं हल्लूर जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है, सॉरी, बाजरा, ज्वार, मवेशी, भेड़, बकरी के अवशेष प्राप्त हुए। स्थायी जीवन की ओर हमने बात आपको पहले ही कर दी थी कि स्थायी जीवन की ओर वो लोग क्यों गए। क्यों इसलिए गए क्योंकि जानवरों, क्योंकि जब उन्होंने कृषि का प्रारंभ किया तो फसल उगने में लगभग 6 से 8 महीने लगते थे। और उसके लिए उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट किया। पुरातत्वविदों और कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज हों। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा गया। गड्ढे के नीचे ये जमीन हो गई और इसके नीचे ये घर बनाते थे और यहाँ पे रहते थे। इन्हें क्या कहा गया? गर्तवास। उनमें उतरने के लिए इस तरह से वे सीढ़ियों का प्रयोग करते थे और ये ठंडी, बारिश, गर्मी इन सब मौसमों से सुरक्षा मिलती थी। तो इस तरह से गर्तवास मिला। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है का डिपार्टमेंट है, उन्हें घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह उन्हें
कुछ जल आग जलाने की जगह मिली। तो हम इसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो गाँव में भी कभी-कभी क्या होता है कि घर के बाहर भी गर्मी के दिनों में जब ज़्यादा गर्मी रहती है, तो घर के बाहर अ, खाना बन जाता है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी घर के बाहर मौसम के अनुसार और घर के अंदर खाना बनाते थे, तो जो कि इसके अवशेष मिले। गर्तवात का एक चित्र बनाइए, गर्तवास का, जो कि मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया। जैसा कि पिछली अध्याय में हमने पढ़ा था, वहाँ पे पूरा पाषाण युग उपकरण भी थे। उनसे यहाँ पे भिन्न औजार मिले, जिन्हें हम नवपाषाण युग माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और उसी तरह से प्राचीन प्रस्तर प्रस्तर और औजारों का प्रयोग लगातार होता रहा, और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, ये आप पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं और इनमें डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें पैनापन ज़्यादा है, तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये मिट्टी का बर्तन है और इस पे कोटिंग की गई है। तो धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। धीरे-धीरे ये सब जो है, ये आहार के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, और इनके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बनाया कि भेड़-बकरियों से ऊन प्राप्त होता है और उससे वे कपड़े बनाने लगे। कपास की खेती हुई, जिससे वे कपड़े बनाना शुरू किए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। ऐसा नहीं था कि पूरी जगह एक साथ ही लोग रुक कर खेती करने लगे, और वे बहुत लोग आज भी बदल-बदल के मौसम के मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिन्हें हम खानाबदोश या अ, जिन्हें हम खानाबदोश कह सकते हैं। इस तरह से उनके रीति-रिवाज, अन्य रीति-रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। विद्वानों ने ऐसे किसान का अध्ययन किया, प्रायः कृषक और पशुपालन समूह के रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति-रिवाज को मानते हैं, जो संभवतः पहले से प्रचलित रहे हैं। अब जनजाति क्या है, इस पे हम बात करेंगे। आज भी भारत में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आप अगर जनजातियों का अगर आप देखना है, तो आप नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आज भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और वे छोटे-छोटे बस्तियों में आज भी रहते हैं। तो जनजातियाँ क्या होती हैं? प्रायः जनजातियाँ जो है, लोग छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक-दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस तरह के परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ने ऐसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं, जिनमें जमीन तैयार कर बीज बोना, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे जो हैं, वे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं, ताकि वे पौधे और फसल को नुकसान न पहुंचा पाएं। महिलाएं फसल दांव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े-बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे-छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री-पुरुष मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते हैं, टोकरी बनाने, औजार, जो ये सब धीरे-धीरे ये अभी आगे कुटीर उद्योग में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, मतलब उस ज़माने में भी लोगों का जो काम करने का तरीका था, वो सब बँटा हुआ था। छोटे बच्चे क्या करते हैं, महिलाएँ क्या करती हैं, पुरुष क्या करते हैं, तो इस तरह से हुआ। तो आज हम इसी पे रोकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
और अगला जो लेक्चर है